इस सीक्रेट मेथड का यूज करके मैंने अपना 90% से भी ज्यादा का टैक्स बचा लिया। आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसा लीगल हैक बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप अपना टैक्स बचा सकते हो। अगर आपको स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट हो रहा होगा फिर तो आपको ये मेथड को जरूर यूज करना चाहिए और अपना टैक्स बचाना चाहिए। तो आइए समझते हैं टैक्स हार्वेस्टिंग क्या होता है, टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग क्या होता है, आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और कर रहे हो तो किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। मेरा नाम है सार्थक, आप देख रहे हो विद विजन। लेट्स गेट स्टार्टेड। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो टर्म्स के बारे में समझा देता हूं। एक है STCG यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर आप म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स एक साल से कम के लिए होल्ड करते हो या एक साल से पहले बेच देते हो तो आपको उस पर STCG देना पड़ता है और STCG है 20%। अगर आप कोई भी स्टॉक या इक्विटी म्यूचुअल फंड एक साल से ज्यादा होल्ड करते हो तो वो लॉन्ग टर्म के अंदर कंसिडर किया जाता है, जिस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 12.5% के हिसाब से देना पड़ता है। पर इसके साथ आपको 1,25,000 का एग्जेम्पशन भी मिलता है। इसके अलावा इसमें कुछ डिफरेंट चीजें भी है जो शामिल है। पर सेक्शन 80C के अंडर जो भी स्कीम्स आती है उनको सबको मिलाकर आपको 1,25,000 का एग्जेम्पशन मिलता है। तो आपको टोटल कैलकुलेट करना पड़ेगा, ना कि सिर्फ स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड को मिलाकर। अब ये जो टैक्स हार्वेस्टिंग है, आप वो ओल्ड टैक्स रेजिमे में हो या न्यू टैक्स रेजिमे में हो, दोनों में आप कर सकते हो। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं टैक्स गेन हार्वेस्टिंग यानी कि टैक्स हार्वेस्टिंग क्या होता है और कैसे काम करता है। तो चलो एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। मैंने एक एग्जांपल लेकर रखा है जिसमें हमने 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट वैल्यू कंसीडर किया है। अब ये स्टॉक भी हो सकता है, म्यूचुअल फंड भी हो सकता है, और हर साल इस पर हम 12% का रिटर्न जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब ये जो एग्जांपल है इसको हम बिना टैक्स हार्वेस्टिंग के और टैक्स हार्वेस्टिंग के साथ दोनों में क्या डिफरेंस आएगा टैक्स में, वो हम देखेंगे। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी है? 5 लाख की है। 10 साल बाद की वैल्यू आप देख सकते हो 15,52,924। टोटल प्रॉफिट आपको कुछ 10,52,924 रुपीज का हो जाएगा। टैक्स फ्री लिमिट आपकी वन टाइम कितनी है? आपकी है 1,25,000। तो टैक्सेबल गेन आपका हो जाता है 9,27,924 रुपए। तो टोटल आपको अगर LTCG लग जाता है एट 12.5% तो 1,16,000 का आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड केस में अगर आप डायरेक्टली 10 सालों के बाद टैक्स भरने जाओगे तो 1,16,000 का टैक्स आपको भरना पड़ेगा आपके प्रॉफिट के ऊपर। पर वही अगर आप टैक्स गेन हार्वेस्टिंग हर साल करोगे तो कितना नंबर चेंज हो जाता है ये हम समझते हैं। तो इधर जो एग्जांपल लिया है उसमें आप देख सकते हो 10 साल के लिए मैंने कैलकुलेशन की है। इन्वेस्टमेंट एट स्टार्ट आप देख सकते हो गेन 12% का कंसिडर किया है, और LTCG देना पड़ेगा या नहीं ये मैंने एक कॉलम में लिया है। पहले साल में 5 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किए, 12% के हिसाब से 60,000 रुपए गेन हुआ, पर 60,000 1,25,000 से कम है तो हमें टैक्स नहीं लगेगा। दूसरे साल हमने क्या किया, अभी ये 60,000 का जो गेन था वो हमने रियलाइज कर लिया, मतलब जो भी प्रॉफिट हमें हो रहा था उसको हमने बेच दिया और हमें टैक्स नहीं लगा। फिर हमने क्या किया, 5 लाख पहले का हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट और 60,000 जो हमें प्रॉफिट हुआ था दोनों को मिलाकर हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो अब हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा? 5,60,000, और उसके ऊपर जब 12% से हमें गेन मिलेगा तो हमें 67,200 का प्रॉफिट हो जाएगा। अब ये भी 1,25,000 से कम है तो मैंने इस प्रॉफिट को भी रियलाइज कर लिया यानी कि बेच दिया, और इस प्रॉफिट को और पहले की इनिशियल इन्वेस्टमेंट को यानी कि 5,60,000 और 67,200 को दोनों को मिलाकर मैंने इन्वेस्ट कर दिया। तो तीसरे साल के लिए 6,27,200 हमारा अब इनिशियल इन्वेस्टमेंट बन गया। और ऐसे ही आप कैलकुलेशन करते जाओगे तो 7th ईयर में आप देख सकते हो 9,86,912 का हमारा इन्वेस्टमेंट हो चुका है और 1,18,429 रुपए का हमें गेन हो रहा है, पर फिर भी हमें टैक्स नहीं भरना पड़ रहा। तो ये 7 साल अगर आप टैक्स हार्वेस्टिंग करते जाते तो ये 7 साल का आप जो एग्जेम्पशन लिमिट आपको मिलता है उसका आप फायदा उठा पाते। और ईयर 8, ईयर 9 और ईयर 10 जिस पर आपको 1,25,000 से ज्यादा प्रॉफिट होगा तो जो अमाउंट बच जाती है 1,25,000 के बाद जो भी बचती है, जैसे ईयर 8 में आप देख सकते हो 1,32,641 रुपीज का हमें प्रॉफिट हुआ है, पर 1,25,000 पर तो हमें कोई टैक्स नहीं लगता। तो बचा हुआ जो अमाउंट है 7,641 उस पर टैक्स लगेगा 12.5% के हिसाब से, जो कि लगभग 955 रुपीज के आसपास आता है। ऐसे ही तीनों सालों का ईयर 8, ईयर 9 और ईयर 10 का मैंने ऐड किया तो सिर्फ और सिर्फ 9,073 रुपीज हमें टैक्स देना पड़ रहा है 10 सालों के बाद। कहां हम 10 सालों के बाद 1,16,000 रुपए टैक्स में दे रहे थे, और अगर हम हर साल टैक्स हार्वेस्टिंग करेंगे तो हमें सिर्फ लगभग 9,000 रुपए टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आपका मोर देन 90% टैक्स इधर सेव हो जाता है। तो टैक्स हार्वेस्टिंग एक ऐसी चीज है जो आपका हक है और आपको जरूर करना चाहिए। अगर आपका प्रॉफिट 1,25,000 से कम है तो आप उतने प्रॉफिट को रियलाइज कर सकते हो और उसको 1 या 2 दिनों के बाद फिर से इन्वेस्ट कर सकते हो, अगर आपको इन्वेस्टमेंट उसमें कंटिन्यू भी
करनी है तो इससे आप ये जो एग्जेम्पशन लिमिट है उसका पूरा फायदा ले सकोगे और लॉन्ग टर्म में बहुत सारा टैक्स अपना बचा सकोगे। अब टैक्स हार्वेस्टिंग हमने समझ लिया, अब हम बढ़ते हैं टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग की ओर। अब ये थोड़ा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है और सब लोगों के लिए नहीं है। अगर आप इसमें फिट बैठते हो तो ही आप कर सकते हो, वरना आप टैक्स हार्वेस्टिंग में भी खुश रह सकते हो, उसमें आपको जरूर प्रॉफिट हो जाएगा। अब ये जो टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग है इसका बेसिक प्रिंसिपल यही है कि जब भी आपको टैक्स लगता है वो नेट प्रॉफिट पे लगता है, वो कभी भी आपके सिर्फ प्रॉफिट पर नहीं लगेगा, जो आपका नेट प्रॉफिट होगा उस पर लगेगा। तो जो आपका लॉस होता है उसको भी हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो इसको भी हम एक एग्जांपल के साथ ही समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास 4 स्टॉक्स है। एग्जांपल के लिए है अडानी पोर्ट्स जो कि प्रॉफिट में चल रहा है और आपको उस पर 1,30,000 का प्रॉफिट हो रहा है। दूसरा आपके पास है टाटा मोटर्स जो आपका प्रॉफिट में है और अभी आपने होल्ड करके रखा है। तीसरा आपका स्टॉक है जोमेटो जो लॉस में है, 50,000 के लॉस में। और चौथा आपके पास है पेटीएम, वो भी लॉस में है और आपने होल्ड करके रखा है। अब किसी कारण आपको 1,30,000 का जो प्रॉफिट आपको अडानी पोर्ट्स पर हो रहा है वो अगर आपको बुक करना है तो आपको उस पर 20% का एसटीसीजी देना पड़ जाएगा। एक साल के पहले की मैं बात कर रहा हूं, अगर आप बेचते हो तो 20% का आपको प्रॉफिट के ऊपर टैक्स देना पड़ जाएगा, जो कि लगभग 26,000 रुपए के आसपास आता है। पर वही अगर आपका जो जोमेटो का लॉस है उसको अगर आप यूटिलाइज करोगे, जैसे कि अगर हम कैलकुलेशन करें कि बिना हार्वेस्टिंग के हमें 26,000 का टैक्स देना पड़ रहा था, वही अगर हम हार्वेस्टिंग करें और जो हमारा 50,000 का लॉस है जोमेटो में वो भी हम बुक कर ले, यानी कि वो भी हम लॉस में शेयर वो बेच दे, तो 50,000 का हमें लॉस दिखाई देगा और 1,30,000 का हमें प्रॉफिट दिखाई देगा। पर हमारा जो नेट टैक्सेबल गेन हो जाता है इस केस में 80,000 रुपीज, जिसपे अगर हम एसटीसीजी 20% के हिसाब से कैलकुलेट करें तो सिर्फ और सिर्फ 16,000 रुपए आता है। तो आपका 10,000 यहां पर भी टैक्स बच जाता है। तो ये मैंने आपको बहुत ही सिंपल एग्जांपल दिया है। अगर आपका ऐसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी होगा कि म्यूचुअल फंड में कुछ ऐसी स्कीम्स है जो लॉस में चल रही है, कुछ स्टॉक्स है जो आपके लॉस में चल रहे हैं, कुछ प्रॉफिट में चल रहे हैं, तो आप उन्हें सेट ऑफ कर सकते हो और इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो कि आपका जो नेट प्रॉफिट है वो 1,25,000 के अंदर आ जाए अगर एलटीसीजी की बात है तो। और एसटीसीजी के अंदर है तो फिर उसमें 1,25,000 का कोई लिमिट नहीं है, उसमें आपको टैक्स तो देना ही पड़ेगा। पर अगर आप लॉस शो करोगे तो आपका टैक्स थोड़ा बहुत जो है वो बच जाएगा। अब हम समझते हैं कि टैक्स गेन हार्वेस्टिंग और टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो टैक्स गेन हार्वेस्टिंग अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, 1,25,000 की फ्री लिमिट होती है, उसको बिल्कुल भी आपको वेस्ट नहीं करना है। तो 1 साल से ज्यादा अगर आपने कोई भी सिक्योरिटी को होल्ड किया है और उसमें अगर आप बेनिफिट ले सकते हो इस चीज का, तो आपको जरूर लेना चाहिए। सिर्फ एक स्टेप आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, वो अगर आप कर लोगे तो आपका बहुत सारा टैक्स बच जाएगा। अगर आपको चीजें नहीं समझ में आ रही है तो आप किसी सीए की भी मदद ले सकते हो टैक्स फाइल करवाने में, वो आपको अच्छी तरीके से हेल्प कर देंगे। टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग किसको करनी चाहिए, तो जिनका पोर्टफोलियो थोड़ा बड़ा है, यानी कि एग्जांपल के लिए अगर आपका पोर्टफोलियो 10 लाख रुपए से ऊपर का है तो उन लोगों के लिए ये सारी चीजें जो है वो काफी ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। आपके जो प्रॉफिट्स है और लॉस है वो दोनों थोड़े एक दूसरे को सेट ऑफ कर रहे हैं, इसी हिसाब से है, तो ऑफसेट करने जैसा वैल्यू भी आपका आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट बहुत ज्यादा है और लॉस बहुत ही कम है, तो उस केस में आपको ये झंझट करना थोड़ा ज्यादा मेहनत का काम हो जाएगा। जो भी लोग हाई इनकम टैक्स ब्रैकेट में आते हैं उनको भी ये चीज जो है वो जरूर करनी चाहिए, और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो इसीलिए आप एक सीए की मदद जरूर ले सकते हैं टैक्स फाइल करने के लिए, और एक बार आप उन्हें कंसल्ट भी कर सकते हैं कि क्या आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग में अगर सिर्फ 4-5 हजार आपके बच रहे हैं तो इतनी सारी झंझट करने का कोई भी फायदा नहीं है। अगर आपका थोड़ा छोटा पोर्टफोलियो है, 5 लाख के अंदर है, 2-3 लाख का पोर्टफोलियो है, तो उस केस में अगर आप ये शेयर्स बेचोगे, उन्हें बाद में वापस खरीदोगे, तो इसमें आपका ब्रोकरेज चार्जेस जा सकता है, एसटीटी वगैरह जो टैक्सेस वगैरह है ये सब जा सकता है। तो इतने कम अमाउंट के लिए इतनी बड़ी झंझट करना वर्थ इट नहीं है। तो अगर आपका साइजेबल पैसा बच रहा है, कैलकुलेशन आपको पहले करनी है, और अगर आपका साइजेबल पैसा बच रहा है तो फिर आप ये सब चीजें जो है वो कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप मार्केट में पैसा कमाने के लिए आए हो, टैक्स बचाने के लिए नहीं। तो आपका मेन मोटिव यही होना चाहिए कि आप ज्यादा प्रॉफिट कमाओ। अगर आप एफिशिएंटली टैक्स बचा पा रहे हो तो ठीक है, वरना इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग की मैं बात कर रहा हूं, टैक्स गेन हार्वेस्टिंग सबको करनी चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपको बताना चाहता हूं। टैक्स गेन हार्वेस्टिंग सिर्फ और सिर्फ एलटीसीजी में काम करता है, एसटीसीजी में काम नहीं करता है। अगर आप एक मैरिड कपल हो तो 1,25,000 की जो लिमिट होती है वो दोनों इंडिविजुअल्स के लिए अलग अलग होती है, तो दोनों आपको यूज करनी चाहिए। हर साल आपको मार्च में ये जरूर करना है। ऐसा नहीं है कि आपने 1 साल किया और उसके बाद भूल गए। और जो भी चीजें आप लॉस में फिलहाल के लिए बुक कर रहे हो उनको आपको वापस खरीदना भी है, अगर आप उन्हें लॉन्ग टर्म में होल्ड करना
चाहते हो तो, और कब खरीदना है, 1 या 2 दिन के बाद आप उसे खरीद सकते हो। बस ध्यान रखना कि अगर कोई भी स्टॉक आपका बहुत ज्यादा मोमेंटम में चल रहा है, उसको बेचकर अगर आप खरीदने जाओगे तो शायद 1 या 2 दिनों में उसकी प्राइस बढ़ सकती है और वो आपको आर्बिट्राज लॉस भी हो सकता है। तो अगर आपका स्टॉक थोड़ा मोमेंटम में चल रहा है तो फिर उसके साथ आपको ये सारी चीजें जो है वो करना अवॉइड करनी चाहिए। वैसे तो डेडलाइन 31 मार्च की होती है, 31 मार्च के पहले के सारे ट्रांजैक्शंस इसमें अकाउंट हो जाते हैं, पर आपको ये सारी चीजें मार्च में जैसे ही आपको टाइम मिलता है कर लेना है। मैक्स टू मैक्स डेडलाइन आप मार्च 28 की रख सकते हो, उससे पहले ही आपको ये सारी चीजें जो है वो निपटा लेनी है। टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं। आप किसी भी एसेट क्लास के जो लॉस है वो दूसरे किसी भी एसेट क्लास के प्रॉफिट के अगेंस्ट ऑफसेट कर सकते हो। जो भी आपका लॉस होता है, आप अगर उसका आईटीआर फाइल करते हो तो वो आप अगले 8 फाइनेंशियल ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और अगले 8 सालों में कभी भी आप उसको यूज कर सकते हो। तो लॉस भी अगर आपको हो रहा है तो वो भी आईटीआर में शो करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग के रिलेटेड कि ये टैक्स लॉस को सिर्फ डिफर करता है, एलिमिनेट बिल्कुल भी नहीं करता है। एग्जाम्पल से अगर मैं आपको बताऊं, मान लेते हैं कि आपने 1 लाख रुपए का मेटा का स्टॉक लिया था, अभी वो लॉस में चल रहा है फिलहाल और उसकी वैल्यू हो चुकी है 80,000। तो तुम अगर टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग करते हो तो 20,000 का लॉस बुक आप करोगे और आपके हाथ में 80,000 रुपए रह जाएंगे। ठीक है, आप लॉस उसको ऑफसेट कर लोगे। फिर से 2 या 3 दिन के बाद जब आप उस स्टॉक को खरीदने जाओगे तो यहां पर आप एग्जांपल देखिए कि पहले आपकी परचेज प्राइस थी 1 लाख रुपए, फ्यूचर में अगर 1,20,000 वो हो जाता तो प्रॉफिट आपका 20,000 का हो जाता और उस पर टैक्स आपको किस पर लगता, 20,000 पे आपको टैक्स लगता। बाद में जब आपने टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग की और 20,000 का जब आपको लॉस था तब आपने उसे बेचा, तो अब आपका परचेस प्राइस हो जाएगा 80,000 रुपए और फिर आपको अगर प्रॉफिट होता है और वो 1,20,000 पे जाता है तो अब आपको प्रॉफिट 40,000 होगा और आपको टैक्स भी 40,000 पर देना पड़ेगा। तो टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग अगर आप करते हो तो जो भी लॉस आपका है वो अगले फाइनेंशियल ईयर पर चला जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका टैक्स एलिमिनेट हो गया, वो सिर्फ आगे ढकेला जाता है। तो ये चीज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, आप अपने सीए को जरूर कंसल्ट कर सकते हो कि क्या ये चीज आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी या नहीं रहेगी, तब आप इसे कर सकते हो, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। तो होप दोस्तों आपको सारी बातें क्लियर हो गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलता हूं आपसे एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग।